लीगल ड्राफ्टिंग, रिसर्च एंड काउंसलिंग स्किल में पारंगत यश केसरी जी को दुनिया में न केवल अपने वेब कंटेंट, ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए जाना जाता है, पर लीगल वर्ल्ड में भी हर कोई इनके नाम का लोहा मानता है। अक्टूबर 2020 में बतौर कंटेंट राइटर अपने करियर की शुरुआत करने वाले यश केसरी जी 2021 में उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लॉ ट्रेनी थे और आज हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में एज सीनियर लीगल एग्जीक्यूटिव अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यश केसरी जी का मात्र इतने कम वक्त में यहाँ तक पहुँचना उनके मेहनत और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से LLB कर चुके यश केसरी आज बिजनेस रिसर्च, लीगल इश्यूज और लीगल अवेयरनेस में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लीगल एग्जीक्यूटिव श्री यश केसरी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आदाब और जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ। मेरा नाम है यश कुमार केसरी और आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव और मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इन द 21st सेंचुरी, दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, हम इसके एक ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। एक ओवरव्यू जानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें रिलेटेड जानकारी मिल सके। इसके हर एक पहलू को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में छुएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जानेंगे व्हाट इज NMSA, दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नाम में ही पूरा मीनिंग छुपा है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही मतलब है कि हम अपनी रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें कि वो आगे की जनरेशन के लिए यूजेबल रहे। ठीक है, तो इसमें एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा इसको फॉर्मुलेट किया गया है कि रेन फेड एरियाज में जहां पर नॉर्मली बारिश होती है वहां पर हम एक एफिशिएंसी ला करके अपने रिसोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सके, वाटर को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, सॉइल की एक अच्छी हेल्थ मैनेजमेंट बनी रहे और रिसोर्स को कंजर्व कर सके। ये एक छोटा सा था। अब ये जानते हैं कि NMSA का ये ओरिजिन कहाँ से आया, इसको लाया ही क्यों गया। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक प्लान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या डैक के नाम से भी आप कह सकते हैं, उनके द्वारा लाया गया। इसको लाने का एक मेन रीजन था कि एक नेशनल एक्शन प्लान 2009 के आसपास तैयार किया गया। ये 2010, 11, 12, 13 से 14 आज 21 हो चुका है और इट इज स्टिल ऑन गोइंग। एक ये प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत एक नेशनल मिशन तैयार किया गया है। एक 8 पॉइंट कल्चर है जिसमें अब इसको 23/9/2010 में लाया गया, जिसमें 10 की डायमेंशंस हैं, जैसे कि अब ये इंप्रूव करेगा क्रॉप सीड्स, लाइफ स्टॉक और उसके अलावा फिश कल्चर, वाटर यूज की एफिशिएंसी यूज करेगा, पेस्ट मैनेजमेंट करेगा, इंप्रूव फार्म प्रैक्टिसेस होंगी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होगा, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस होगा। इसके अलावा हमारा ये क्रेडिट सपोर्ट होगा, मार्केट्स को इंप्रूव करेगा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें उकसाएगा। ठीक है, अब अगर क्रॉप सीड्स की बात करें, जैसे लाइफ स्टॉक हो गया, फिश कल्चर हो गया, अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है तो उससे हमारे पास एक ये समाधान निकल आएगा कि हम कम से कम जरूरतों में भी एक अच्छी क्रॉप सीड्स कैसे निकाल पाए। अगर हमारे पास कम क्रॉप सीड्स हैं तो उसके मुताबिक हम कैसे अपना एक ये प्रोडक्शन आगे बढ़ा पाए। लाइफ स्टॉक्स में जो हमारी ग्रेजिंग है, अगर रेन फेड एरियाज में है तो उस वहां पे उनको कैसे मैनेज किया जाए। और इसके अलावा अगर ग्रासेस कम है, जैसे अगर लाइफ स्टॉक को घास चरने की जगह चाहिए, अगर घास कम है तो वहां पर उनको कैसे मैनेज करेंगे। इसके अलावा फिश कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा कम से कम रिसोर्सेज में। वाटर यूज एफिशिएंसी में एक बात यह आ जाती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी का जो सिनेरियो है वो आज के हिसाब से ये चल रहा है कि फ्लड्स ज्यादा है, कहीं कहीं जगह ड्रॉट्स हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से वाटर को कैसे यूज किया जाएगा, क्या कोई इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं, क्या उस पर रिसर्च हो सकता है, क्या सरकार उसके अलावा कोई और नए इनिशिएटिव्स ला सकती है, क्या उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। तो हम उस पर वाटर यूज एफिशिएंसी देखेंगे। पेस्ट मैनेजमेंट पे आएगा, जब जाहिर सी बात है अगर कोई फसल उगा रहे हैं तो उसमें पेस्ट लगने जाहिर सी बात है, जैसे चूहे लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, मकोड़े लग जाएंगे, तो उनको डील कैसे किया जाए वो हम पेस्ट मैनेजमेंट से समझेंगे। इम्प्रूव फंड प्रैक्टिसेस में अब
बहुत पुराने ज़माने से एक ही प्रैक्टिस चली आ रही है कि बस फसल बो दो और वो उगाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार जो इस समय नई मुहिम ला रही है उसमें आपने देखा होगा दूरदर्शन पे बहुत पहले के ज़माने में आता था ये कृषि दर्शन, और आज भी आता है। उसके तरीके से हमारे किसान भाइयों को बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपनी या वो अपनी एक फार्म प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में न्यूट्रिएंट्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, अच्छी खाद कैसी डाली जाएगी, और अगर नेचुरल या ऑर्गेनिक खाद डाली जा सके तो उसको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देखा जाएगा। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस देखा जाएगा। मान लीजिए अगर किसी की फसल बर्बाद हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कराना संभव है। इसके अलावा हमारा क्रेडिट सपोर्ट होगा, नाम में ही मीनिंग छुपा है। अगर लोन नहीं मिल रहा है तो लोन सरकार देगी, और कौन से प्लान के तहत देगी वो हम आगे समझेंगे। मार्केट्स एस्टैब्लिश होंगे ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो बनेगा उसके एक सेपरेट मार्केट रहेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का होगा और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन होगा। एक सेपरेट पोर्टल बनेगा, ना केवल नोडल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ये लेवल पर भी जाएगा और दूसरे लेवल्स पर भी जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब ये जानेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो एक नेशनल मिशन चल रहा है उसका एम क्या है। ठीक है, मेन हमारा जो एम चल रहा है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो है ही, इसके अलावा वाटर यूज की एफिशिएंसी पर भी हमारा मेन फोकस है। कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फसल कैसे उगाई जा सकती है, या ये कह लीजिए अगर पानी नहीं मिल रहा है, कहे ना अभी फ्लड्स चल रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ हिमाचल में भी फ्लड्स आ गए हैं, कई जगह फ्लड्स आ रहे हैं। बट ऐसी स्थिति में जहाँ पर हर जगह पानी है फिर भी फसल के लिए पानी अवेलेबल ना हो पाए या फसल उससे बर्बाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे, वो वाटर यूज एफिशिएंसी बताता है हमारा। ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम समझाएंगे कि न्यूट्रिएंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम घर में भी गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर हम न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से मैनेज करते हैं तो फूल बहुत अच्छे से खिलेंगे। इसके अलावा लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर हमारी लाइव स्टॉक्स हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उनको डाइवर्स कैसे किया जाए। एक हमारा जो हिंदी में क्या कहते हैं, ये पशुपालन। अगर पशुपालन को अगर हम अच्छे से काम कर ले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसी में नीचे लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते चलेंगे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले एक चीज और समझेंगे कि लोकेशन स्पेसिफिक इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होंगी। जैसे यूपी में एक दूसरी एक सेपरेट प्रैक्टिस होती है, एमपी में सेपरेट प्रैक्टिस होती है, असम में सेपरेट प्रैक्टिस चलती है, राजस्थान में अलग है। ठीक है, अब यूपी में सेपरेट प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लेन्स हैं। साउथ में चले जाएंगे वहां पे ये प्लेटूज हैं, राजस्थान में चले जाएंगे वहां पर भी प्लेन्स हैं बट वहां पर सूखा पड़ता है। तो उसके हिसाब से हर लेवल पर हम अपनी चीजों को परखेंगे। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, सॉइल की एक अच्छी हेल्थ होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझें कि सॉइल की हेल्थ अगर खराब कैसे होती है, आपने देखा होगा अधिकतर घरों के गार्डन्स में फूल आने बंद हो जाते हैं। वहीं पर अभी बारिश होना शुरू हो गई है, जैसे ही बारिश होना शुरू हो जाती है फूल आने शुरू हो जाते हैं, फल आने शुरू हो जाते हैं और पेड़ बहुत सुंदर दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि पानी का पीएच लेवल ज्यादा होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। जहां थोड़ा सा एसिडिक नेचर मिट्टी का कम होता है वहां पर उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सेपरेट लेवल्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, वाटर, इसके अलावा जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल्स, ज्यादा केमिकल ना इस्तेमाल करते हुए केवल उतने ही केमिकल इस्तेमाल करना जितने जरूरी होने चाहिए। इसके अलावा आजकल एक न्यू कंसेप्ट चला है, बहुत ज्यादा लोग उस पर पॉपुलराइज्ड हो गए हैं, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स खरीद रहे होंगे, उसमें इन्हीं चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज बेसिकली नथिंग बट जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल्स। कम से कम केमिकल में ज्यादा से ज्यादा काम निकालना। जैसे अगर केवल गोबर की खाद से काम चल जा रहा है तो हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्स्ट्रा क्यों डालें। ठीक है, अगर छोटी सी कीड़े की दवाई से अगर मेरा काम हो जाता है देन व्हाई शुड आई यूज दी अदर केमिकल्स। इसके अलावा हम अपनी ये क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करेंगे।
ये अडॉप्शन ऑफ क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग सिस्टम्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि दूसरे के पैटर्न से हम अपना काम कर सकें, ठीक है। सेरिकल्चर को फॉलो करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री को फॉलो करेंगे, फिश फार्मिंग को फॉलो करेंगे। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को फॉलो करते हैं तो फॉरेस्ट में भी हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट उसके तरीके हैं। फिश फार्मिंग में आपको मालूम है, नाम में ही पूरा मतलब है फिश की फार्मिंग करना, अलग अलग ये प्रजातियों की मछली को लाना, उनका पालन पोषण करना और उनको मार्केट में सेल आउट करना, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अभी मैंने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए, बट अब एक एक करके एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक एग्रीकल्चर मोर ये प्रोडक्टिव, ठीक है। तो हमारे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा है कि एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है। अब इसी में सारा चीज आ जाएगा, चाहे हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करें चाहे थर्ड पॉइंट डिस्कस करें। कैसे आ जाएगा? जैसे ही हम चीजों को प्रोडक्टिव बनाना शुरू करेंगे तो उसमें हमारा मैन पावर भी आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगी, रेम्यूनरेशन भी आ जाएगा। अगर हमारे किसान भाइयों को कम से कम अगर पैसे मिल रहे तो ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम 100% तो क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं कह सकते, बट एक लिमिटेशन फैक्टर तक तो हम अपनी क्रॉप को सक्सीड करा सकते हैं कि ज्यादा बारिश होने पर भी उसको झेल जाए, ठीक। अब नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। मैंने ऊपर ही कहा था कि अगर हम अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ज्यादा से ज्यादा अगर हम बना रहे हैं प्रोडक्टिव, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करते हुए चलेंगे, हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना जरूरी हो, ठीक। फिर इसके बाद चलेंगे टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जिससे सॉइल बर्बाद ना हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम केमिकल्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी खराब हो जाती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं तो भी मिट्टी खराब हो जाएगी। बट क्या हो कि अगर हम सिर्फ मिट्टी को खोद के, दैट इज ये प्लोइंग, सिर्फ इतना और थोड़े बहुत केमिकल्स, गोबर की खाद इस्तेमाल करके एक अच्छी फार्मिंग की एक ये प्रोडक्शन लाए। ऐसी ही प्रोडक्शन की मार्केट में आजकल ज्यादा डिमांड है। इसी ये प्रोडक्शन बेस पर जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट को लेके चलना है ताकि सॉइल की मैनेजमेंट एक हेल्थ बनी रहे। अगर हेल्थ रहेगी तो हम उसी फार्मिंग पर हम और भी ज्यादा हम अपने क्रॉप्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस को का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए ज्यादा बारिश हो रही है तो अगर हमारे पास एक वेल होगा, एक कुआं होगा, तो हम उसमें पानी हम कंजर्व कर पाएंगे, वही पानी हमारे नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएगा। पर अगर कुआं ही ना हो तो सारा पानी बह जाएगा या तो कहीं और चला जाएगा किसी और खेत में। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्राउंड वाटर को साइमल्टेनियसली हर लेवल पर रिचार्ज करे। बट आपके पास एक कुआं होगा तो आपके पास एक जरिया होगा कि आप उस तरीके से इस सीजन की बारिश का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑब्वियसली इस सीजन में ज्यादा बारिश हुई है तो जिसके पास वेल होगा वो ज्यादा प्रॉफिट में होगा, ठीक। नेक्स्ट पे है एक ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना जिसमें फार्मर्स हैं और उनसे जुड़े जितने लोग हैं, दैट इज स्टेक होल्डर्स, ठीक है, वो ऑनगोइंग मिशंस को समझ सकें और उस पर आगे बढ़ सकें, ठीक है। इसके अलावा टू पायलट मॉडल्स इन सेलेक्ट ब्लॉक्स। यहाँ पे पायलट का मतलब है टेस्ट करना, ठीक है। हम यहाँ पे चीजों को टेस्ट करेंगे ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। रेन फेड, अब यहाँ लिखा है कि किस चीज की हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, दैट इज रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो अभी ज्यादा चलन में है कि अगर जिस जगह बारिश होती है और किसान भाई हमारे उसी पर निर्भर हैं, तो उन जगहों पर हम केवल बारिश से ही अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा कैसे उगा सकें, ठीक है। या तो हम कैनल्स भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसी भी चीजें या ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। हमें कम से कम ट्यूबवेल से पानी निकालना पड़े, हमें कम से कम ये बोरवेल से पानी निकालना पड़े। ज्यादा बोरवेल से पानी निकालेंगे तो हमारा ग्राउंड वाटर खाली होगा, ठीक है। तो हम अपनी रेन फेड फार्मिंग का ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए टेस्टिंग फेज में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एस्टैब्लिश करेंगे एक इफेक्टिव डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में कहाँ तक आएगा? सबसे पहले हमारा नोडल लेवल हो गया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे होता है, उसमें भी हमारे पंचायती राज सिस्टम होते हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई किसान भाई हमारे ये क्रॉप्स उगा रहे हैं तो वहां पर उनको जरूरी होता है कि उनको अपने ये पंचायती सिस्टम से ज्यादा अपेक्षा होती है, उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है कि उस पर आगे कैसे बढ़े।
तो उस पर उनके पंचायती राज सिस्टम उनको एड्रेस करते हैं, फिर उनके लेवल ऊपर होता है, नोडल लेवल्स होते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है और अंत में नेशनल लेवल होता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो ये पता चलेगा इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अचीव करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें चीजों को प्रमोट करना है। क्या क्या चीज हम प्रमोट करेंगे? क्रॉप्स को प्रमोट करना है, लाइफ स्टॉक हो गई, फिशरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कंपोजिट फार्मिंग हमें प्रमोट करना है। कंपोजिट फार्मिंग आप में से, हम में से कई ज्यादा लोग घर पे करता हूं, मैं खुद भी घर पे करता हूं। दैट इज, अगर हमारे पास कुछ घर में सब्जी के छिलके इत्यादि कुछ बच रहे हैं, उनको एक जगह बिन में करके रखना शुरू करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इस तरीके से कंपोजिट फार्मिंग धीरे धीरे तैयार है। विद इन अ मंथ और सो वहां उसमें आपके वर्मी कंपोस्ट आने शुरू हो जाएंगे, वो छिलके सड़ना शुरू हो जाएंगे, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इट इज अनबियरेबल दैट आप उस बिन को खोलें और वहां खड़े हो जाएं। बट वही चीज फार्मिंग के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, वो पेड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए हम कंपोजिट फार्मिंग पे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पॉपुलराइज करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल अवेलेबल है कि जिससे हम अपनी चीजों का बचाव कर सकें। कम से कम पानी, कम से कम पेस्टिसाइड, कम से कम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हम ये इसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम फिर इसके बाद ये प्रमोट करेंगे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्स। इसके बारे में हमने पहले ही जाना है कि वाटर रिसोर्स को मैनेज करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा काम करना जरूरी है और वाटर यूज एफिशिएंसी को एनहांस करना है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इसमें पॉइंट जा रहा है एनकरेजिंग इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस मैंने पहले ही डिस्कस किया कि अगर ऐसी प्रैक्टिसेस हैं कि जिससे हम अपनी फार्मिंग प्रैक्टिस को इंप्रूव कर पाएं, कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मिंग का ये प्रोडक्शन कर पाएं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है और उसी पर सस्टेनेबिलिटी हमारी टिकती है। ठीक है, इसके अलावा एक डेटाबेस तैयार होगा। अब क्योंकि सरकार की बात आ जाती है यहाँ पर, तो सरकार एक काम ये करती है कि एक डेटाबेस तैयार करेगी सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट पर, कि कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, नोडल लेवल्स पर सॉइल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे। ठीक है, लैंड सर्वे कराएगी, सॉइल एनालिसिस होगा, जीआईएस ये प्लेटफॉर्म तैयार होगा। आप सभी लोग भी इस समय रेन फेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर सरकार का पोर्टल बना हुआ है, वहां पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कितने लेवल्स पर कितनी इंप्रूवमेंट चल रही है। ठीक है, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस एकदम प्रॉपर वे में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और भी चीजें देखने वाली हैं कि हम लोकेशन फैक्टर को भी इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यूपी में हम कोई प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं फार्मिंग की तो वो सेम चीज एमपी में एप्लीकेबल है या सेम चीज एचपी में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके अलावा हम उन लोगों को भी साथ में लेना शुरू करेंगे जिनके पास इसकी प्रायर नॉलेज है, जैसे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन हो गए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है नॉलेजेबल इंस्टीट्यूशन को साथ में लेके चलना और ऐसे प्रोफेशनल्स को जो बाकायदा एक्सपर्ट है इन मामलों में। ठीक है, जिनके पास डिग्री है, जिनके पास नॉलेज है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे ये प्रोग्राम्स को लेके चलेंगे जो कि लैंड कैपेबिलिटी के बारे में बताए। ठीक है, जो कि आपकी ये क्लाइमेट फैक्टर्स हैं उनको बताएं। ठीक है, अब मान लीजिए आज का हमारा वेदर कुछ दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमें ये चीज पहले से पता रहे कि आने वाले नेक्स्ट मंथ्स में वेदर कैसा होगा। ठीक है, वैसे तो ऐसी रिसर्चेस चलती रहती हैं जिनसे ये पता चले कि आने वाले मंथ में वेदर कैसा होगा, और ऐसा होने से हमारे किसान भाइयों को फायदा यही होता है कि वो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को ऑल्टर कर पाते हैं। तो ऐसी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, ऐसी चीजों पे इंटरवेंशन होता रहता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंगेज कर सकती है एनजीओस को, जब उनके पास संसाधन नहीं होंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वो एनजीओस को अप्रोच करेंगे। किन मामलों में अप्रोच कर सकते हैं? जैसे आप ये समझिए कि एक स्टेट लेवल पे जो हमारी मशीनरी है, सरकार के पास एक डिस्ट्रिक्ट में, एक पंचायत के या एक छोटे से ब्लॉक में जाने के पास संसाधन नहीं है, तो वो उस पंचायती राज के सरपंच से कांटेक्ट करेंगे और वहां कांटेक्ट करने के बाद उनसे एक स्टेटस रिपोर्ट लेंगे कि आपके एरिया में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो उसके हिसाब से वो अपना पूरा डेवलपमेंट प्लान बताएंगे।
ठीक है। अगर वहां पे कोई एनजीओ चल रही है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि इतनी सारी एनजीओ चल रही हैं, तो वो एनजीओ स्टेटस रिपोर्ट दे देगी, और अगर एनजीओ के पास रिसोर्सेज होंगे तो उन रिसोर्सेज से स्टेट गवर्नमेंट की मदद हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब इतनी चीजें हो रही हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहिए टेक्निकल सपोर्ट का, क्योंकि विदाउट टेक्निकल सपोर्ट ऑब्वियसली कुछ पॉसिबल नहीं है। तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट होगा जो मॉनिटर करेगा फीडबैक सिस्टम को, ठीक है, कि हमारे किसान भाइयों का फीडबैक क्या है, वो क्या चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी राय क्या है। ठीक है। एक प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करेंगे जहां पर दो से ज्यादा पक्षों को बीच में लाया जा सके, उनके बीच समाधान करवाया जा सके, लाइजनिंग करवाई जा सके, रिव्यू करवाया जा सके और कोऑर्डिनेट कराया जा सके, ताकि हम ऊपर के जो जितने भी प्लान्स तैयार होंगे उनको इंप्लीमेंट करा पाए। ठीक है। इसके बाद हम कंपोनेंट्स पे चलते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। कुछ का मतलब 4। ठीक है। इन 4 में सबसे पहला रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, मैंने इसकी बात की। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस समय पूरे देश में व्यापक चर्चा में है, दैट इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन में है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी की जो इस साल की बारिश हो रही है उसके चलते देखा जाए तो कहीं सूखा पड़ गया, कहीं तो इतनी बारिश हो रही है कि पूरी खेती तबाह हो गई। तो हमें इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए ये पॉइंट ज़्यादा चर्चा में। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेनफेड नाम में पूरी मीनिंग है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है उसके एरिया को डेवलप कैसे किया जाएगा। ठीक है। तो बारिश ज़्यादा हुई तो फार्मिंग कैसे अच्छे से की जा सकती है, सिंपल सा पॉइंट। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें बस इतना समझना है कि अगर हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस चल रही है, यदि हमारी फार्मिंग प्रैक्टिस चल रही है तो उसमें वाटर को कैसे मैनेज किया जाएगा। क्या हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया है, क्या हमारे पास ये कैनल सिस्टम है वाटर को मैनेज करने का, क्या हमारे पास ट्यूबवेल सिस्टम है, क्या हमारे पास बोरवेल सिस्टम है। जैसे भी सिस्टम होंगे हम उनके थ्रू वाटर को मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट मैंने अभी बहुत डिटेल में पीछे भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा फिर इधर डिस्कस करूंगा। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में हम इतनी चीज़ों को जानेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सॉइल को अफेक्ट करते हैं। कीड़े भी हो सकते हैं, कीड़े तो अच्छे ही होते हैं भाई। इसके अलावा पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल खराब हो जाएगी, अगर हम उसकी खुदाई कर रहे हैं तो सॉइल अच्छी हो जाएगी। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट है दैट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अभी पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो हमारे किसान भाई उसको झेल नहीं पाते हैं। वो इसलिए नहीं झेल पाते हैं कि उनको कोई एक स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला होता है कि उस पर कैसे फॉरवर्ड करें। ठीक है। तो अभी जो सरकार प्लान्स बना रही है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, नोडल लेवल्स पर क्लाइमेट चेंज होने के हिसाब से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बताया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूं कि अभी बारिश ज़्यादा हो रही है, तो अभी बारिश ज़्यादा हो रही तो उसको कैसे कंजर्व किया जाएगा, मैंने पहले ही बताया। अगर हमारे पास एक वेल होगा, कुआं होगा, तो कुएं के हिसाब से हम सारा पानी उसमें एब्जॉर्ब करा सकते हैं। वो उस एरिया में नेक्स्ट सीजन की बारिश के लिए काम आ जाएगा और उसी हिसाब से नेक्स्ट सीजन में ज़्यादा खेती हम कर पाएंगे। ठीक है। अब NMSA के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ठीक है। NMSA के जब हम स्ट्रक्चर पर चलेंगे तो हम बस इतना जानेंगे कि मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो बताएगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। जैसे कि प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मॉनिटरिंग हो गई। तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो नेशनल लेवल पर होता है। जाहिर सी बात है, नेशनल मिशन है तो नेशनल लेवल आर्किटेक्चर होगा, जिसमें हमारी एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डैक के हेड। ठीक है। वो सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा हमारी ये प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग नेक्स्ट पर हमारी है, ये क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग कमेटी। तो जो हमारी PSC कमेटी होगी उसको हेड करेंगे NMSA के डायरेक्टर। ठीक है। और इसको हेड करते वो ये बताएंगे कि कौन कौन से जो हमारे प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी है। टेक्निकल कमेटी का काम, जाहिर सी बात है, नाम में ही अर्थ लिखा है, उनका काम सारी टेक्निकल चीजों को एड्रेस करना होगा। ठीक है। जब वो सारी टेक्निकल चीजों को एड्रेस करेंगे तो फिर बात जाएगी दैट इज क्लाइमेट चेंज सेल। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है। अब
जब स्टैंडिंग टेक्निकल जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट्स भेजेगी दैट इज सीसीसी के पास, तो उनको ये देखना होगा कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम चीज़ों को कैसे और अच्छी बात बता सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स देंगे, स्टेटस देंगे, तो उससे चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ कहाँ इंटरवेंशन पॉसिबल है, ठीक है, कहाँ कहाँ नए उपाय सुझाए जा सकते हैं, और वो उनको करके स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी को भेजेंगी, जो ऊपर वाली समिति को भेजेगी और जो अंत वाली समिति को भेजेगी। बट नीचे हमारे एक और समिति है दैट इज सबऑर्डिनेट ऑफिसेस, ठीक है। मैं इस पे जब आता हूं तो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, नोडल लेवल्स पर, स्टेट लेवल्स पर, ठीक है, और नेशनल लेवल्स पर भी हमारी ऑफिसेस होते हैं जहां पर लोग होते हैं और जहां पे लोगों से राय मशवरा लिया जाता है, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, एनजीओज को इनवाइट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा जा सके। अभी मैं कल ही की बात बता रहा हूँ, मैंने अभी कल एक बढ़िया लेक्चर देखा था दैट इज दूरदर्शन पे। दूरदर्शन कोई देखता नहीं है, बट इट्स ऑब्वियस कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे कि मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, मेरे हिसाब से, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो बहुत ही डिटेल्ड एस्पेक्ट्स को छू रहे थे कि सॉइल को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट कहाँ से आया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली से आया था, ठीक है। अब इसके बाद इतनी चीजें ये नेशनल लेवल पर होते हैं, नेशनल लेवल पर भी सबऑर्डिनेट ऑफिसेस खोलेंगे, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी सीसीसी को, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी को, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी पीएससी को, और ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे एनएसी को, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर जब हम आते हैं तो स्टेट लेवल एग्रीकल्चर पे चलते हैं। जाहिर सी बात है सारा काम नेशनल लेवल पर नहीं किया जा सकता है, तो स्टेट लेवल पर स्टेट का अपना काम होता है कि वो अपने तरीके से चीज़ों पर काम कर सकें। हम इन चारों कमिटी को इस कमिटी में ला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट अपने हिसाब से स्वतंत्र होता है, दे आर इंडिपेंडेंट दैट दे कैन फॉर्म दीज ऑल टाइप्स ऑफ कमिटीज एंड एनी एडिशनल कमिटी। बाकी यहाँ पर मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्किटेक्चर पे भी सेम एप्लीकेबल होता है कि इतनी कमिटीज को फॉर्म किया जा सकता है। एक चीज जाननी और जरूरी है क्योंकि इस समय डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, तो सारी चीजें ये ऑनलाइन होंगी, आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पर। जब हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जैसे कंपोनेंट स्पेसिफिक प्लानिंग है, ठीक है। कंपोनेंट स्पेसिफिक ये प्लानिंग में जब हम चलेंगे तो हर एक कंपोनेंट्स, हर एक पहलू को छुआ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जो जो हमने कंटेंट स्पेसिफिक प्लानिंग में मिशंस डिस्कस किए होंगे उन कंपोनेंट्स का हम एक मिशन तैयार करेंगे जिसको हम भेजेंगे एनुअल एक्शन प्लान में। अब क्योंकि नाम बहुत बड़ा है एनुअल एक्शन प्लान, तो नाम जब बड़ा है तो उसके काम भी ज्यादा बड़े हैं। एनुअल एक्शन प्लान में ऐसे ऐसे प्लान्स रखे जाते हैं जो कि ना केवल नेशनल लेवल पे डिस्कस किए जाएं, जो कि ना केवल एजुकेशनल लेवल पे डिस्कस किए जाए, बट ऑल ओवर द कंट्री इसको डिस्कशन पॉइंट पर रखा जाता है। ये ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो आप सरकार की वेबसाइट पर कभी भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा चौथा पॉइंट है, जब हमारा एक एएपी तैयार हो जाएगा तब हम सबमिट करेंगे। किसको सबमिट करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो इसीलिए चौथा पॉइंट है दैट इज ये प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबमिशन एंड अप्रूवल, ठीक है। इसके अलावा जब हम सबमिट कर देंगे तो भाई अब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है, तो दैट इज पांचवा पॉइंट आता है वहीं पर, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। ध्यान देना क्या जरूरी है? जैसे कि जब हम कंपोनेंट स्पेसिफिक प्लानिंग पे चलेंगे तो कंपोनेंट स्पेसिफिक प्लानिंग बहुत ही मतलब छोटा सा पार्ट है। बड़ा पार्ट कहाँ आता है? जब हम मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर आए, ठीक है। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो मिशंस तैयार होते हैं वो डेलिब्रेट कंसिडरेशन नहीं होते हैं, वो डिटेल्ड डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। हर किसी से पूछा जाता, हर कोई स्वतंत्र है अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। तो ये मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान बहुत लंबा एक स्कीम तैयार होता है जिसे एनुअल एक्शन प्लान में डिस्कस किया जाता है। कौन डिस्कस करता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, इसमें नेशनल एडवाइजरी कमेटी के पास जाता है, दैट इज एनएसी के पास जाता है, ठीक है। तो इसमें एनएसी के पास जाता है, ठीक है, सारे मिशंस को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर वही बात आ गई कि जब ये
NAC के पास जाएगा तो फिर उसमें नीचे जाएगा हमारी सैंक्शनिंग कमेटी के पास, वो उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनको सैंक्शन करने के लिए अप्रूवल भेजेंगे। ठीक है, अप्रूवल किसको जाएगा? नेशनल कमेटी के पास जाएगा। ठीक है, तो हमने ये चीजें अभी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, नाम में मीनिंग छुपी है, हम इसमें पूरा जाने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगा कि मॉनिटर करना। ठीक है, अब अगर किसान भाई हमारी चीज़ों को तैयार कर रहे, खेती कर रहे हैं, तो उनको उनकी एक कमिटीज फॉर्म होती है ताकि वो उनको मॉनिटर कर सके कि उनकी खेती कैसे हो रही है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका स्टेटस रिपोर्ट क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या उन्हें कोई तकलीफ है तो उनसे फीडबैक लिया जाएगा, तो ये मॉनिटरिंग हो गई। ठीक है, और उसी के बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे कहेंगे इवैल्यूएशन रिपोर्ट। ठीक है, जिससे ये तय हो सके कि जो हमने मॉनिटर किया उसका आगे क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सिंपल भाषा में कहें तो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है जो कि मॉनिटर करने, एक इवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट करेगी। ठीक है, सर्टेन एजेंसीज को फॉर्म किया जा सकता है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं। एक टेक्निकल मॉनिटरिंग कमेटी तैयार हो जाएगी। ठीक है, स्टेट लेवल पर होगा, नेशनल लेवल पर होगा। ठीक है, जितने भी स्टेट्स होंगे वो इंश्योर करेंगे कि सारी डिटेल्ड QPRs जाएं, दैट इज ये क्वार्टरली, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, जैसे आप अपनी भाषा में कहें ये तिमाही की रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, हर तिमाही पर एक रिपोर्ट तैयार होगी और ये स्टेट्स इंश्योर करेंगे। नेशनल एनुअल अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा अलग, डिस्ट्रिक्ट हर महीने अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से इंश्योर करेंगी जो डिजिटल लोकेशन है। अब क्योंकि हम डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं तो हर स्टेट अपनी अपनी बारी से इंश्योर करेगा कि वो डिजिटल लोकेशन प्रोवाइड कराएं अपने अपने ये प्रोजेक्ट एरियाज में। फिजिकल एसेट्स तैयार होंगी। ठीक है, बेनिफिशियरीज का नाम आएगा। ठीक है, असिस्टेंस दी जाएगी जैसा कि उनको चाहिए, पर असिस्टेंस लेने से भी पहले वो उसके लिए अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे, हमें कितनी असिस्टेंस चाहिए। फिर उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? नेशनल एडवाइजरी कमेटी से, हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अलावा फील्ड और विलेज लेवल पर पंचायतों को भी इन्वॉल्व किया। मैंने पहले ही बताया था कि पंचायत को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, पंचायत को इन्वॉल्व करना सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि अगर पंचायत को इन्वॉल्व कर लिया जाता है अच्छे से तो हमारा आगे का सारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो डे टू डे ये प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15 जॉइंट डायरेक्टर होंगे, डिप्यूटी डायरेक्टर्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके अलावा जिला पंचायत की परमिशन होंगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में 10वां पॉइंट है कि अगर हम विलेज लेवल पे चलते हैं, दैट इज पंचायती राज में भी क्लस्टर लेवल पर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वहां अगर हम उन लेवल्स पे भी चलते हैं तो सारी एक्टिविटीज को देखा जाएगा कि किस तरीके से हमारे किसान भाई फसल की खेती कर रहे हैं। ठीक है, उनके खर्चे कितने, उनकी आय कितनी, इनकम कितनी जा रही है। ठीक है, पंचायती भवन पे ये सब डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, उनके नाम से नहीं डिस्प्ले किया जाएगा, बट हाँ एक क्लस्टर लेवल पर कि इतने से इतने क्लस्टर लेवल पर इतनी कमाई हो रही है, इतने से इतनी, और इस पे फिर क्या होगा, इस पे एक रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार हो कि नेशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर। वहां पर इसी बात पर चर्चा होगी कि इनकी कमाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन चीजों में इतना समय लगता है। ठीक है, अब NMSA का कवरेज कैसे किया जाएगा? तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कंट्री के थ्रू आउट ऑपरेशनल होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेशनल मिशन है, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें लोकेशन स्पेसिफिक है, जैसे अगर कोई हिल रेंजेस है तो हिल रेंजेस में चीज़ों पर एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, उनके लिए थोड़ी स्पेसिफिक पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स तैयार किए जाएंगे। ठीक है, जिसके हिसाब से हम चीज़ों को मॉनिटर कर पाएं। ठीक है, मिशन के और भी कई ये प्रोग्राम्स हैं जैसे कि NFSM, MIDH हो गए, NMOOP हो गया और NMAT हो गया। ठीक है, ये सब हम चीज़ें नेक्स्ट आने वाले सेशंस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर हम इस तरह की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है, बट लास्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा।
वो डिस्कशन के पॉइंट्स ये हैं कि इससे बिजनेस करने में कैसे फायदा मिलेगा। मेन पॉइंट क्या है कि बिजनेस करने से फायदा कैसे मिलेगा। ठीक है, अब अगर हमारे किसान भाइयों को ये मालूम हो जाए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है, तो उससे फायदे ये हो जाएंगे कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो पाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी और उससे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें जब हम स्लाइड पर आए थे, डेट इज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्लाइड पर आए थे, तो उसमें हमें पॉइंट जानने को मिला था कंपोनेंट स्पेसिफिक प्लानिंग। हर कंपोनेंट स्पेसिफिक प्लानिंग को हम बहुत ध्यान से लेते हुए चलेंगे। दैट इज हर एक कंपोनेंट, जैसे सॉइल एक सेपरेट कंपोनेंट है, वाटरफेड वाटरशेड रेनफेड एरियाज एक अलग कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट तरीके से लेकर के चलेंगे। ठीक है, मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इनका एक मिशन तैयार होगा, उसका एक एनुअल एक्शन तैयार होगा और उसी के अलावा जो उस पर रिपोर्ट्स बनेंगी उसके लिए हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिनको सबमिट कराया जाएगा, उसका अप्रूवल होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, हाँ, तो अब इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जब हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारे फेवर में ना हो तो हम अपनी फसल कैसे उगा सके। मेन हमारा पॉइंट यही है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकें। ठीक है, जिससे हम अपनी चीज़ों को मिटिगेट कर सकें ताकि हम एक नई फ्यूचर की तरफ जा सकें। अभी तक एक आपने ये प्रोग्राम सुना होगा, फार्मिंग का सिस्टम है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में बेसिकली कुछ होता नहीं है, वहाँ की फसल को जला दिया जाता है और उसके जो एशेज होते हैं वो खाद का काम करती हैं, बट उससे एक ही बार की फसल उगाई जा सकती है। इसलिए ऐसी फसल को डिस्करेज किया जाता है। आजकल के किसान भाई ज़्यादा समझदार हैं और उन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, बट आज भी देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो जब हम इस मिशन की बात करते हैं तो इस मिशन में चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए सारे स्टेटस रिपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा केवल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या केवल एग्रीकल्चर को हम डेवलप करेंगे? क्या एनिमल हस्बेंड्री डेवलप नहीं होगी? तो ऐसी बात नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, फिश फार्मिंग, ठीक है, ये पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों पे टैक्टिक्स अपनाई जाएगी कि उनको कैसे डेवलप करना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है, इससे हमें किस चीज़ में हेल्प मिलेगी? दीज मेजर्स विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि हमारे किसान भाइयों के पास आजकल बढ़िया बढ़िया लैपटॉप है, पर उनको वो किसान की मतलब अपनी खेती में कैसे लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है लैपटॉप का किसान के खेत से कोई मतलब नहीं। बट यहीं पे बात आती है रिसर्च की। ठीक है, अगर उस लैपटॉप का सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारे किसान भाई यूट्यूब पे जहां पर सारे तरीके के वीडियोस हैं इंक्लूडिंग अस, कि वो हमारी वीडियोस देख करके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। उन्हें ये मालूम रहेगा कि हमें किस पॉइंट पर ज़्यादा इंप्रूवमेंट लानी है, तो वो लैपटॉप विद एन इंटरनेट कनेक्शन उन्हें हेल्प करेगा कि वो अपनी खेती को और कैसे बढ़िया कर पाएं। तो टेक्नोलॉजी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से आना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ठीक है, टैबलेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो लोगों को हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम मैकेनिज्म्स इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे नॉन ये क्लाइमेटिक एंड ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स को से बचा जा सके। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी एक क्लाइमेटिक फैक्टर चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी अथाह बारिश हो रही है कि कुछ जगह तो डूब गए हैं, कुछ जगह बर्बाद हो गए। ठीक है, और कुछ जगह तो बारिश ही नहीं हो रही है। लखनऊ का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लखनऊ में ठीक ठाक बारिश हो रही है, इट्स ओके ओके, इतनी भी नहीं हो रही है कि लोग एकदम बह जाएं। ठीक है, बट दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा बारिश हो रही है। तो ऐसी चीजों पर हमें रेस्ट्रेंट अपने आप से हम कितनी चीजों को लिमिट कर सकते हैं, हमारी फार्मिंग उसको कितना झेल सकती है, हमें उन चीजों को देखना है। नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे दूं कि किसी भी विलेजेस में, किसी भी विलेज लेवल पर जो किसान भाई हमारे, उनके दुश्मन हो गए, दैट इज
जो हमारे कीड़े हैं, मकोड़े हो गए, ठीक है, चूहे हो गए, ठीक है, और अगर उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है तो वहां पर वो नॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स में इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे अगर कोई गुंडा दुश्मनी हो गई, ठीक है। अब हमारे इस सिस्टम में उन चीजों को कवर नहीं किया जाएगा, बट हाँ नेचुरल फैक्टर्स को जो कवर, जितना कवर कर सकते हैं उतना चीजों को कवर करेंगे। जैसे पेस्ट्स की रोकथाम कैसे की जा सकती है, उनको रोक सकते हैं, ठीक है। कम से कम इंसेक्टिसाइड, कम से कम पेस्टिसाइड में काम कैसे हो सकता है, उन चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम ऐसी चीजों पर भी फोकस करेंगे। हमारा जो NMSA है उसका मेन फोकस किस पे होना है, उसका मेन फोकस होगा सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ठीक है। खाने का जो हमारा सामान है ज्यादा से ज्यादा निकले, खाने के लिए ज्यादा उत्पत्ति हो, कम से कम बीज लगे, ठीक है। लाइव स्टॉक पे भी ज्यादा से ज्यादा जोर ना पड़े और लाइव स्टॉक की भी अच्छी फसल आए, ठीक है। अगर पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, हेन फार्मिंग हो रही है, एग फार्मिंग हो रही है, तो वो भी इतनी सफिशिएंट हो कि सबका पेट भी भर जाए और इतना भी ना हो कि वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए ऐसा मिशन तैयार हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी ज्यादा इसको एक्सपैंड करेंगे। कहां तक एक्सपैंड करेंगे? फार्मिंग सिस्टम्स को लिया जाएगा, जिसमें हमारा फिशरीज भी आती हैं। अभी मैंने बताया था कि केवल हम फार्मिंग स्ट्रेटेजीज का मतलब ये ना समझे कि खेत वाली फार्मिंग, वेजिटेरियन फार्मिंग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग वेजिटेरियन फार्मिंग समझ लेंगे, पर इसमें वेजिटेरियन फार्मिंग नहीं आएगी, इसमें ओवरऑल फार्मिंग आएगी। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग आ गई, फिश फार्मिंग आ गई, ठीक है। एग्रीकल्चरल ये प्रोडक्शन के जितने भी तरीके हैं जिससे लोगों का पेट भरता हो, वो सारी चीजें आ जाएंगी। इतनी चीजों को हम लेते हुए नेशनल मिशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें और जानना जरूरी है कि जब हम इन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमें वाटर फेड एरियाज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। इन चीजों को मैं थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसमें वाटर फेड एरियाज को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी गई है। गवर्नमेंट इस समय नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो प्लान चल रहा है, दैट इज रेनफेड एरियाज, उस पर ज्यादा फोकस करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे किसान भाई, हमारे देश का 60% हिस्सा है जो रेनफेड एरियाज पर निर्भर करता है। ऐसे 40% एरियाज हैं जहां पर बारिश नहीं भी होगी तो भी लोग काम चला लेंगे, बट ऐसे 60% एरिया है जहां पर खेती केवल बारिश के तरीके से होती है। तो जब बारिश ज्यादा होगी तो उसको कैसे मैनेज करना है, कम होगी तो भी मैनेज कैसे करना है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, कुआं होगा तो कुएं का पानी हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर सीपेज होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास ये अगर हमारे किसान भाई ये कैनल्स तैयार करते हैं तो उससे पानी का मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जब बारिश ज्यादा गिरेगी तो पानी हर जगह फैल जाएगा, पर जब वही पानी केवल एक जगह रुकेगा तो उससे खेती बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो एक कंपोनेंट स्पेसिफिक प्लानिंग में हमारा रेनफेड फार्मिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है। रेनफेड फार्मिंग पर ज्यादा फोकस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर, ठीक है। जब सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर चलते हैं तो अभी हमने पीछे लेंथ में डिस्कस किया था कि सॉइल की हेल्थ को भी मैनेज करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर पे गमले रखते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है, आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा फूल उगें, ज्यादा से ज्यादा उसमें फूल आए, ठीक है, कम से कम ये कीड़े लगें, अच्छी अच्छी पत्तियां निकलें, हरा भरा पेड़ दिखे। पर उसको उस तरह उस लेवल पे ले जाने के लिए हमें एफिशिएंसी दिखानी पड़ती है। कम से कम लेबर में भी हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपने घर में माली लगा लेते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग खुद से अपना रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं। जब वो खुद से गार्डनिंग करते हैं तो वो उनमें घर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पानी का जो pH लेवल है वो नॉर्मल रखते हैं। टाइम टू टाइम ये प्लोइंग कर देते हैं, खोद देते हैं, ताकि गमलों में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। अगर इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को बड़े बड़े लेवल्स पर किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। कहना नहीं चाहिए, बट फार्मिंग का जो बड़ा लेवल है वही छोटे लेवल पर रूफटॉप गार्डनिंग में आता है, ठीक है। अब सॉइल की जो हेल्थ है वो मैनेज करेंगे, बट क्या इन चीज़ों से हमारा काम चलेगा? ऐसा नहीं, ठीक है। इन चीज़ों से काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी पर हम थोड़ा सा निर्भर होते हुए ये देखेंगे
कि हमारा आगे का क्लाइमेट कैसा होने वाला है। जब हमें ये पता होगा, एंटिसिपेशन है, ठीक है, हमें पूरी तरह 100% वैसे भी हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, बट हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं कि क्या कल बारिश होने की संभावना है। यस, इफ 100% होने की संभावना है या 99% होने की संभावना है, तो हम अपनी प्रैक्टिसेस को उन तरीकों से मैनेज करेंगे। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि लोग उंगली को ऐसे दिखा करके, हवा छू करके बता देते थे कि बारिश होगी या नहीं होगी, बट आजकल हमें इतना भी दूर तक लेंथ में जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल खोल के हमारे किसान भाई भी इस नेशनल मिशन के तहत पोर्टल पे जा करके चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें उस खेती पर आगे कैसे बढ़ना है, किस मंथ में ज़्यादा फार्मिंग पर फोकस करना है, किस मंथ पे हमें कटाई पर ध्यान देना है, किस मंथ में हमें मार्केट्स जो कि एस्टैब्लिश हुए हैं नेशनल मिशन के तहत वहां जाने हैं। ठीक है, अब इसी बात पे मार्केट्स पे आते हैं। ठीक है, मार्केट्स गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे तैयार की हैं, स्टेट लेवल पे तैयार की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार की हैं, नोडल लेवल पे, एंड जाहिर सी बात है ये क्लस्टर लेवल पर। ठीक है, तो जब हम क्लस्टर लेवल से शुरू करते हैं तो छोटी मार्केट्स होती है जहां हमारे किसान भाई अपनी फसल को एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के आदमी को बेचते हैं। वही क्लस्टर लेवल का आदमी फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है जो कि एक बड़े होलसेलर को अपने माल बेचता है। फिर वही होलसेलर या तो उसको अपने भंडारण में रखता है, ठीक है, या तो उस पूरी चीजों को एक स्टेट लेवल पर के भंडारण में जमा करा देता है या स्टेट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को सेल आउट कर देता है। अब ये स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर कैसे एक्वायर होता है? ये स्टेट लेवल से अब हमारे पास यूपी के फसल है, यूपी की फसलें हैं, ठीक है, और यूपी की फसलों को एमपी में भी बेचा जा सकता है। ठीक है, सबसे बढ़िया अभी उदाहरण देते हैं, प्याज इस समय महंगी हो रही है। महंगी होने का रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए पर प्याज आती कहाँ से है? प्याज आती है नासिक से, मेन नासिक से प्याज आती है। तो नासिक के जो होलसेल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका काम है कि वो पूरे देश में नेशनल तरीके से चीज़ों को मुहैया कराएं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि हमारे नेशनल मैनेजमेंट की ओर आएंगे। ठीक है, नेशनली जब मैनेज होगा तो उस पर सरकार की जो पॉलिसीज है वो एप्लीकेबल हो जाती हैं, उस पर ये मिशन एप्लीकेबल हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जब वो प्याज हमारे यूपी तक आती है तो उसका दाम बढ़ जाता है। दाम बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, इस तरीके से उसका दाम बढ़ते बढ़ते हमारे पास इधर हो जाए। पर क्या इसको कम किया जा सकता है? यस, कम किया जा सकता है। तो इसी के तहत एनएमएसए को लाया गया है कि हम अपने देश के हिसाब से, जो हमारा देश ऑलरेडी बहुत ही रिच है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, ये हमारी देश की प्रथा है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल हमारा कंट्री है, एग्रीकल्चरल ये प्रधान कंट्री है जिसमें हम चीज़ों पर एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी फोकस है, बट मेन हमारा एग्रीकल्चर फिलहाल चल रहा है। अगर हम एग्रीकल्चरल लेवल पे नेशनल मिशन पे फोकस करेंगे तो उससे हमें मौका मिलेगा कि हम इंडस्ट्रियल लेवल को भी फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ये प्रोसेस्ड फूड्स तभी तैयार हो सकते हैं जब हम इन नेशनल मिशन पे ध्यान दे पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन हमारा मोस्टली यही रहता है कि नीचे के डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठते जब हम नेशनल लेवल पर आते हैं तो हमें कुछ सारी चीज़ों पर कुछ जानकारी मिल पाए। ठीक है, इससे बिजनेस करने में भी आसानी हो जाएगी, इससे लोगों से बात करने में भी आसानी हो जाएगी। तो जिस लेवल पे हम चलेंगे उसी लेवल पे हमें चीज़ें समझ में आएंगी। बिफोर हम अपने सेशन को एंड करें, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब गवर्नमेंट इन इनिशिएटिव्स को लाती है तो उनका एक फंड मैनेजमेंट होता है। फंड मैनेजमेंट को हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको डिस्कस करूँगा कि जो फ्लो मैनेजमेंट होता है, फंड फ्लो मैनेजमेंट होता है, वो कैसे काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब चीज़ें काम करती हैं, जो पैसे वहाँ पर जनरेट होते हैं, उनका 3% समथिंग अराउंड तैयार करके एक रिपोर्ट बना के भेजी जाती है कि 3% का इतना सामान तैयार हो रहा है, इसको हम स्टेट लेवल पर जाएगा। वही स्टेट लेवल की जो एक रिपोर्ट तैयार होती है, वही 3% के आधार पर उसको नेशनल लेवल पे फॉरवर्ड किया जाता है। ये एक फंड फ्लो मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा अगर हम कवरेज की बात करें, जो हमने पहले बात किया था, तो कवरेज थ्रू आउट द कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा लोकेशन स्पेसिफिक अप्रोच होता है। लोकेशन स्पेसिफिक अप्रोच एज इन
अगर HP में अगर हम जाए, दैट इज हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे हमारे इन प्रोग्राम्स को कैसे फॉलो अप किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारी स्कीम्स जो हमारी तैयार होके गई हैं, ये गवर्नमेंट ये रिलेटेड स्कीम्स, उनको कैसे फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, ब्रीफ में अब इन सभी स्लाइड्स को मैं ब्रीफ करूंगा दोबारा से। मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है और चीज़ों को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम नेशनल मिशन पे चल रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, दैट इज कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितनी ये बेनिफिशियरीज हैं, खर्चे कितने हो रहे हैं, इनकम कितनी हो रही है। ठीक है, और ये केवल पंचायती लेवल पर नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एसेस किया जाएगा, स्टेट लेवल पे किया जाएगा और नेशनल लेवल पे किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल लोकेशन हर जगह की एसेस की जाएगी। अगर किसी भी खेत के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है तो उस खेत की पूरी जानकारी का असेसमेंट होगा। डिजिटल लोकेशन पूरा उसका एक्वायरमेंट करके उसकी लोकेशन की कोऑर्डिनेट्स पेपर पे उतार करके उसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, विलेज लेवल पर हो या पंचायत लेवल पर हो, ठीक है, उनका जो डे टू डे एक रिपोर्ट तैयार होगा वो सभी एक स्टेट लेवल पर जाएगा और स्टेट से नेशनल लेवल पर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे होगा कि 15 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, जो मॉनिटरिंग होगी वो 15 जॉइंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चरल बेस पर तैयार करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो गई, जैसे अब NAC का हो गया। ठीक है, NAC जो है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, वो एडवाइजरी जारी करेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा उस एडवाइजरी का, उसको फॉलो अप करेंगे, कितना फॉलो हो रहा है उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार होगी, उसको भेजा जाएगा। ठीक है, नेशनल लेवल पर जो हमारी जो कमिटीज़ हैं उनको फॉलो अप कराई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट, जब हम इनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात आते हैं तो कंटेंट स्पेसिफिक प्लानिंग, इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि कंटेंट स्पेसिफिक प्लानिंग में रेनफेड एरियाज का कंटेंट स्पेसिफिक प्लानिंग होगा, सॉइल का मैनेजमेंट होगा। ठीक है, मिशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान में जितने मिशन तैयार होंगे उनको इम्प्लीमेंट कराने की बात की जाएगी। ठीक है, एनुअल एक्शन प्लान में जो जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनका एक पूरा ब्रीफ एनुअल एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जब एक प्लान हमारा एनुअली तैयार होगा तो उसका हम एक वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका सबमिशन होगा और जिसके लिए अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद हम उसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद NMSA का मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, जाहिर सी बात है क्योंकि नेशनल मिशन है तो एक नेशनल लेवल आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, नेशनल लेवल आर्किटेक्चर में नेशनल एडवाइजरी कमेटी होती है जिसको हेड करते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी B है दैट इज PSC, इसको हेड करते हैं हमारे स्टेट लेवल के सेक्रेटरी। ठीक है, इसके अलावा जो C है स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी है STC, इसके भी डायरेक्टर्स होते हैं जो कि NMSA अपने तरफ से प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो हमारी जो CCC है दैट इज ये क्लाइमेट चेंज सेल, वो सारे क्लाइमेट्स के रिपोर्ट्स को एसरटेन करके स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी को भेजती है। और आखिरी में हो गए सबऑर्डिनेट ऑफिसेस। सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हर लेवल्स पे, क्लस्टर लेवल्स पे तैयार होते हैं जिसके लेवल पर रिपोर्ट जाती है। इसके अलावा इन्हीं सारी कमिटीज को नीचे स्टेट लेवल पे फॉर्म किया जा सकता है। PSC इंपॉर्टेंट है क्योंकि PSC के जो हेड होते हैं, अभी मैंने पहले ही डिस्कस किया था, PSC के हेड होते हैं NMSA के डायरेक्टर। ठीक है, तो वहां पर चीजें तैयार होंगी। NMSA के कंपोनेंट्स मैंने बार बार डिस्कस किए हैं, मैं अभी भी डिस्कस करूंगा। मेन हमारा है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, सॉइल को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, सॉइल की हेल्थ अच्छी बनी रहे इसलिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जरूरी है। और इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर दैट इज आपका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने सारी बातें कर ली। ठीक है, अब कंक्लूड करने से पहले कुछ ही बातों का हम ध्यान रखेंगे कि हम NMSA के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जब NMSA के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए लाई गई, जिससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा सीखा जा सके, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट लाया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोडक्शन किया जा सके और अच्छी एफिशिएंसी में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लाई जा सकें। अगर हमारा जो क्लाइमेट है वो हमारे फेवर में नहीं है
तो उस पे हम फोकस करके हम अपनी क्रॉप्स को उगा सके। तो NMSA को लाने का हमारा मेन पर्पज यही है। आगे आने वाले हम सेशंस में ये देखेंगे कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट दैट इज रैड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ऑन फार्म हेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इन आगे के सेशंस में हम उनको देखेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम ये ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट क्या होता है, ऑन फार्म हेल्थ वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, जो हमारे ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनका असर कैसे पड़ता है, ये सब NMSA के तहत हो रहा है। तो तब तक डिस्कशन के लिए हम आगे एडजर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नमस्कार, आदाब और जय हिंद भाइयों। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जिन्हें शुरू करके आप भी अपने उद्यमी बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे आज के पहले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है वुड रिसाइकलिंग। आपको बता दें कि इस बिजनेस में हम पुरानी लकड़ियों को यूजेबल प्रोडक्ट में बदल देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। रीयूजिंग और रिसाइकलिंग के जरिए बार बार अधिक मात्रा में पेड़ को काटने से रोका जा सकता है। आज के समय में ये बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया, 35 से 40 मैन पावर, 100 से 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 100 से 110 लाख की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही इस बिजनेस को शुरू करके आप 35% से 40% तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस। ये एक तरह से वॉर्म्स के जरिए तैयार किया जाता है। साथ ही इसको तैयार करने में डिकम्पोज्ड वेजिटेबल्स और वेस्ट फूड का भी उपयोग होता है। इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। आखिर में जब ऑर्गेनिक मैटर में अर्थ वॉर्म्स को ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। वर्मी कंपोस्ट मटेरियल फर्टिलाइजर्स और सॉइल कंडीशनर की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसका उपयोग गार्डनिंग और सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में होता है। अगर आप भी 100 से 200 केजी की कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 1 से 2 मैन पावर और 4 से 7 लाख तक के इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 25% से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक। प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग घरों से लेकर उद्योगों तक में किया जाता है। प्लास्टिक, जो एक समय में लोगों की कई समस्याओं का समाधान था, आजकल मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मुश्किल का हल पूरी दुनिया ढूंढ रही है और इसी समस्या के समाधान के रूप में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट उभर कर आया है। रीप्लास्टिक यूनिट एक प्रकार की ऐसी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके ब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। इन ब्रिक्स को इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के तौर पर बिल्डिंग, हाउसेज और रोड इत्यादि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को 7,000 से 9,000 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 मैन पावर, 50 से 55 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 75 से 80 लाख तक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। और इस बिजनेस को शुरू करके आप 15% से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रिकल वेस्टेज से इक्विपमेंट तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे सामानों का प्रयोग किया जाता है जिनका यूटिलाइजेशन हो सके, जैसे फोन्स, कंप्यूटर, टीवी सेट्स, फोटोकॉपी मशीन्स और प्रिंटर्स। इस बिजनेस की मार्केट वैल्यू इंडिया में काफी हाई है, क्योंकि लोग यहां अक्सर कोशिश करते हैं कि वो समय के साथ खुद को भी अपडेट करते रहें। जिस तरह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का यूज बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह बढ़ रही है इन सामानों को रिसाइकिल करने की रिक्वायरमेंट भी। अगर आप इस बिजनेस को 7,000 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको 7,000 से 8,000 स्क्वायर फीट एरिया, 25 से 30 मैन पावर, 120 से 125 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 170 लाख से 180 लाख तक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। मीडियम स्केल पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये करीब 60 से 80 लाख तक होती है।
इस बिजनेस से आप आसानी से 10% से 15% प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन के माध्यम से, जहां पर आप एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।